Resistance of the body to infection, leukocytes, granulocytes, monocyte, macrophages, system and inflammation. Our bodies, इसमें पहले तो ये कहा गया है कि our body is exposed continually to bacteria, viruses, fungi and parasites, all of which occur normally and to varying degrees in the skin, the mouth, the respiratory passageways, the intestinal tract, the lining membrane. हमारी बॉडी हर वक्त एक्सपोज है वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया से, इन सब चीज़ों के थ्रू, आइज, इवन द यूरिनरी ट्रैक्ट. Many of these infectious agents are capable of causing serious abnormal physiologic function or even death if they invade the deeper tissues. अगर ये deeper tissues तक चले गए तो इनसे death भी cause हो सकती है. In our body there are portals of entry of microorganism. तो हमारी बॉडी में बहुत strong mechanism मौजूद होता है which are WBCs. They are soldiers of our body. अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीपर टिश्यू तक पहुंच जाएं तो ये सीरियस इन्फेक्शन काज कर सकते हैं. ये अगर WBCs नहीं होते तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीपर टिश्यूज़ तक पहुंच जाते और अब इंसान फिर सरवाइव नहीं कर पाते. इंसान हमारी बॉडी में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम है जो कि WBCs का. इन एडिशन वी आर एक्सपोज इंटरमिटेंटली to other highly infectious bacteria, viruses beside those that are normally present, and these can cause acute lethal disease such as pneumonia, streptococcal infection, typhoid fever. Our body has a special system for combating the different infectious and toxic agents. The system is composed of blood leukocytes, मतलब white blood cells से बना है ये system, and tissue cells derived from leukocytes. These cells work together. हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसमें ल्यूकोसाइट्स होते हैं और टिश्यू सेल्स ड्राइव फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स होते हैं. ये सेल्स दो तरीक़ों से काम करते हैं. एक तो बैक्टीरिया या वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय फेगोसाइटोसिस या सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स बनाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेडर को डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट कर देते हैं. डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरस बाय फेगोसाइटोसिस, और दूसरा है बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड लिम्फोसाइट विच में डिस्ट्रॉय और इनएक्टिव द इन्वेडर. ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और ये मोबाइल यूनिट्स ऑफ द बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम है. दे आर फॉर्म पार्शली इन द बोन मेरो. They are formed partially in the bone marrow. Granulocytes, monocyte and few lymphocyte बनते हैं बोन मेरो में, और दूसरे जो हैं लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स बनते हैं लिम्फ टिश्यूज़ में. तो ज़्यादा WBCs बोन मेरो में बनते हैं और बनने के बाद ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत हो. अगर किसी की बॉडी की किसी जगह इन्फेक्शन हो गया है तो सारे के सारे WBCs उस जगह पहुँच जाएंगे और एंड उस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे. और ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स में ये स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो ढूंढ के डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को. After formation, they are transported in the blood to different parts of the body they are needed. The real value of WBCs is most of them are specifically transported to areas of serious infection and inflammation, thereby providing a rapid and potent defense against infectious agent. जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं. Granulocytes and monocyte has a special ability to seek out and destroy foreign इन्वेडर. इन दोनों में ये एबिलिटी होती है, ढूंढ के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. 6 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, 6 टाइप्स के RBCs होते हैं. वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं, एक मिनट, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स,
एंड बेजोफिल्स। ये तीनों जो होते हैं टाइप, ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर होते हैं। ये बिकॉज इनके न्यूक्लियस मल्टी लूप्ड होते हैं और इनकी न्यूक्लियस की ग्रेन्युलर अपीयरेंस होती है, तो इन तीनों को ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहा जाता है। और बाकी हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट एंड ओकेजनली प्लाज्मा सेल्स। ये 6 टाइप्स हैं WBCs की। इन एडिशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स एक WBCs की तरह के होते हैं बिकॉज ये ऐसे फ्रेगमेंट्स दूसरे फ्रेगमेंट्स से बनते हैं जो WBCs की तरह का होता है। फाउंड इन द बोन मेरो, जो कि है मेगा कैरियोसाइट्स से बनते हैं प्लेटिलेट्स, तो ये भी इसी में ऐड है। The first 3 of the cells are polymorphonuclear cells. All have a granular appearance. इनकी granular appearance होती है. For this reason they are called granulocytes and in clinical terminology polys because the multiple nuclei होते हैं, इसलिए इसे polymorphonuclear भी कहा जाता है। The granulocytes and monocytes protect the body against invading organism। ये ग्रेन्युलोसाइट मतलब इसमें आ जाते हैं बेजोफिल्स, यूजिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं बाय इंजेस्टिंग देम। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से बाय इंजेस्टिंग देम, फेगोसाइटोसिस लाइक। द lymphocytes and plasma cell function mainly in connection to immune system के साथ connected काम करते हैं ये lymphocyte और plasma cell। The function of platelet is specifically to activate the blood clotting mechanism। platelets का function होता है blood clotting mechanism को activate करना। Concentration of the different white blood cells in the blood। एक adult human में मतलब एक पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 7000 WBCs होते हैं, 5 मिलियन RBCs होते हैं और ये पर माइक्रोलीटर में 3 लाख वो होते हैं प्लेटिलेट्स होते हैं। इनकी परसेंटेज ये है, न्यूट्रोफिल की ये पर माइक्रोलीटर के हिसाब से परसेंटेज है 62, यूजिनोफिल्स की 2.3, बेजोफिल की 0.4, मोनोसाइट की 5.3, लिम्फोसाइट की 30.0%। ये अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी न्यूट्रोफिल्स ये हमेशा सेम नहीं रहती, कोई इन्फेक्शन आता है तो ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाएंगे। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिम्फोसाइट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। अगर किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसके यूजिनोफिल्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। और अगर किसी को एलर्जी है तो उसके बेजोफिल्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। ऐसे ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं। जेनेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अर्ली डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्लूरिपोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटेड सेल्स। जैसे कि हमने RBCs वाले चैप्टर में पढ़ा, असाइड फ्रॉम दोज सेल्स कमिटेड टू फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, 2 मेजर। ये डायग्राम पहले समझ लेते हैं। ब्लड में लार्ज नंबर्स ऑफ बोन में होते हैं प्लूरिपोटेंट या मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो डिफ्रेंशिएट होते हैं कमिटेड सेल्स में। मतलब ये आगे जाके एक स्पेसिफिक तरह का सेल टाइप बनाएंगे, ये कमिट हो गए हैं उसके लिए, मतलब वो बनाने के लिए। RBCs बनते हैं 2 मेजर कमिटेड सेल्स में, माइलोसाइटिक एंड लिम्फोसाइटिक। तो ये माइलोसाइटिक और लिम्फोसाइट 2 तरह के RBCs 2 तरह के सेल से बनते हैं। पहला सेल जो कमिटेड होता है माइलोसाइट बनने के लिए वो है माइलोब्लास्ट। तो ये फर्स्ट सेल है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। ये माइलोब्लास्ट फर्स्ट सेल होता है जिससे आगे जाके वो ग्रेन्युलोसाइट्स, प्लेटिलेट्स, मोनोसाइट बनते हैं। तो ये माइलोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोमाइलोसाइट में, ये है प्रोमाइलोसाइट। या तो इस प्रोमाइलोसाइट से बहुत चीज़ें बन सकती हैं। प्रोमाइलोसाइट या तो कन्वर्ट हो जाएगा मेगा कैरियोसाइट में और उससे प्लेटिलेट्स आगे जाके बन जाएंगे,
इससे प्लेटलेट्स बन जाएंगे, या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोमाइलोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रोफिल माइलोसाइट में। फिर ये न्यूट्रोफिल माइलोसाइट है, यहाँ से देख के बता देती हूँ। न्यूट्रोफिल माइलोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा यंग न्यूट्रोफिल माइलोसाइट में, फिर बना देगा बेंड न्यूट्रोफिल माइलोसाइट। एक मिनट, न्यूट्रोफिल, फिर आगे जाके ये फाइनल न्यूट्रोफिल बना देगा, ये फाइनल न्यूट्रोफिल बनाएगा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो न्यूट्रोफिल। और ये या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूजिनोफिल माइलोसाइट में, फिर ये कन्वर्ट होगा यूजिनोफिल मेटामाइलोसाइट में, फिर यूजिनोफिल बना देगा, या तो ये कन्वर्ट होगा बेजोफिल माइलोसाइट में, फिर आगे जाके बेजोफिल बना देगा, या तो ये डायरेक्ट जो है ये था माइलोब्लास्ट, ये कन्वर्ट होगा डायरेक्ट जाके मोनोसाइट में, मोनोसाइट फॉर्मेशन बना देगा। ये इसके स्टेप्स नहीं दिए हुए, बस आखिर में जाके मोनोसाइट बना देगा। और ये लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट होंगे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में। कल ही हम समझ लेते हैं ये माइलोसाइट से बनते हैं, एक प्लेटलेट्स बन जाएगा, बाकी ग्रेन्युलोसाइट जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और यूजिनोफिल, और इससे मोनोसाइट्स बनते हैं। तो जो WBCs बोन मेरो में बनते हैं वो बोन मेरो में स्टोर होते हैं जब तक उनकी ज़रूरत ना पड़े। तो वाइट ब्लड सेल आर फॉर्म द माइलोसाइटिक एंड लिम्फोसाइटिक लीनिएजेस, इनसे बनते हैं। इससे बनेगा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इससे बाकी ग्रेन्युलोसाइट, प्लेटलेट्स और मोनोसाइट्स बनेंगे। बिगनिंग विद द माइलोब्लास्ट से बिगनिंग होती है। द राइट शोज द लिम्फोसाइटिक लीनिएजेस बिगनिंग फ्रॉम लिम्फोब्लास्ट। द ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट आर फॉर्म ओनली इन द बोन मेरो में। ये ग्रेन्युलोसाइट में 3 टाइप्स जो आ जाती हैं, और मोनोसाइट वो सिर्फ बोन मेरो में बनते हैं। लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स वो बोन मेरो के बाहर बनते हैं, लिम्फोजीनियस टिश्यूज़ में, ज़्यादातर बोन मेरो के बाहर बनते हैं, जैसे कि लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स एंड वेरियस पॉकेट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू एल्सवेयर। बॉडी में जहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, लाइक बोन मेरो में कुछ बनते हैं, और पेयर्स पैचेस underneath the epithelium in the gut wall. The white blood cells formed in the bone marrow are stored within the bone marrow until they are needed in the circulatory system. Then when the need arises, various factors cause them to be released. These factors are discussed later. Normally about 3 times as many white WBCs are stored in the bone marrow as circulate in the, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने RBCs सर्कुलेट कर रहे होते हैं उसके 3 टाइम्स ज़्यादा बोन मेरो में स्टोर होते हैं, जो कि इतने ज़्यादा स्टोर होते हैं कि 6 डेज़ WBCs अगर वो रिलीज़ हों तो हम 6 डेज़ निकाल सकते हैं। The lymphocytes are mostly stored in the various lymphoid tissues except for a small number of temporary being transported in the blood. मेगा कैरियोसाइट्स, मतलब जिनसे प्लेटलेट्स बन रहे थे, आर आल्सो फॉर्म्ड इन द बोन मेरो. दीज मेगा कैरियोसाइट्स फ्रेगमेंट इन द बोन मेरो द स्मॉल फ्रेगमेंट्स नोन एज प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. देन पास इन टू द ब्लड. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं. लाइफ स्पेन ऑफ WBCs. The life of granulocyte after being released from the bone marrow is normally, मतलब ये 4 to 8 hours सर्कुलेट करता है ब्लड में, फिर टिश्यूज़ में जाके 4 to 5 days टिश्यूज़ में जाके इसकी लाइफ होती है, वेयर दे आर नीडेड. इन टाइम्स ऑफ सीरियस टिश्यूज़ इन्फेक्शन दिस टोटल लाइफ स्पेन, अगर सीरियस कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट हो जाएगा. मतलब ये 4 to 8 घंटों में जा रहा था, ये 1 घंटे में पहुंच जाएगा और 1 घंटे में सब तमाम करके खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा. फ्यू आवर्स इसका लाइफ स्पेन हो जाएगा, बिकॉज द ग्रेन्युलोसाइट प्रोसीड इवन मोर रैपिडली टू द इन्फेक्टेड एरियाज, परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड इन द प्रोसेस आर कॉल्ड देमसेल्फ डिस्ट्रॉयड आर दे. द मोनोसाइट्स आल्सो हैव अ शॉर्ट ट्रांजिट टाइम, 10 to 20 आवर्स ब्लड में ये सर्कुलेट करता है बिफोर वेंडरिंग थ्रू द कैपिलरीज मेम्ब्रेन इनटू द टिश्यूज़.
Once in the tissue, they swell too much larger sizes to become tissue macrophages. ये ब्लड में सर्कुलेट करता है इस मोनोसाइट. जैसे ये टिश्यू में जाता है तो ये टिश्यू मैक्रोफेज बन जाता है. इन द फॉर्म कैन लिव फॉर मंथ अनलेस डिस्ट्रॉयड वाइल परफॉर्मिंग फेकोसाइटिक फंक्शंस. ये मंथ्स तक सर्वाइव कर सकता है. दीज टिश्यू मैक्रोफेजेस आर the basis of the tissue macrophage system discussed in greater detail, which provide continuing defense against infection. Lymphocytes enter the circulatory system continually along with the drainage of lymph from the lymph nodes and other lymphoid tissues. After a few hours, they pass out of the blood back into the tissues by diapedesis. Then they are enter the lymph and return to the blood again and again. Thus there is a continual circulation of lymphocytes से आते जाते रहते हैं through the body. The lymphocytes have a life span of weeks or months depending on the body need for these cells. ये weeks to months survive कर सकते हैं, depend करता है body पे. The platelets in the blood are replaced about once every 10 days. प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन होता है 10 days. 10 days में फुल रिप्लेस हो जाते हैं. इन अदर वर्ड्स 30,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर. ईच माइक्रोलीटर मतलब इतने से ब्लड के लिए 30 इतने से ब्लड के माइक्रोलीटर के लिए 30,000 प्लेटलेट्स रोज़ नए बनते हैं. इसको भी 30,000, इसमें भी न्यू बने, इसमें भी न्यू बने. तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा प्लेटलेट्स न्यू बनते हैं डेली बेसिस पे. न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस. न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस. न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में घूमती हुई सर्कुलेटिंग पुलिस है. ये इतने मेच्योर होते हैं कि इनको रास्ते में ही कोई इन्वेडर दिख जाता है या ब्लड में कोई इन्फेक्टर इनको दिख जाता है तो ये उसको वहीं पे खा जाते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं थ्रू फेगोसाइटोसिस. मैक्रोफेजेस बनते हैं मोनोसाइट से. ये ब्लड में रिलीज होता है एंड टिश्यूज़ में इंटर होने के बाद बनता है मैक्रोफेज. ये ब्लड में मोनोसाइट होता है, टिश्यू में इंटर होने के बाद ये बनता है मैक्रोफेज. अब ये इस काबिल होता है कि बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ कर सके, मगर ये जब मोनोसाइट होते हैं तो ये ज़्यादा किसी काम के नहीं होते, थोड़ा बहुत फाइट करते हैं. ये जब मोनोसाइट की फॉर्म में ब्लड में होते हैं ये बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ब्लड में मेजर फाइटिंग इन्वेडर से न्यूट्रोफिल का काम है एंड टिश्यूज़ में मैक्रोफेजेस का काम है. ब्लड में इन्वेडर्स को किल करना न्यूट्रोफिल्स का ज़्यादातर काम है और टिश्यूज़ में ज़्यादातर मैक्रोफेजेस किल करते हैं. It is mainly the neutrophils and the tissue macrophages that attack and destroy invader bacteria, viruses, and other injurious agents. The neutrophil are mature cells that can attack and destroy bacteria even in circulating blood. ये blood में मार सकते हैं. Conversely, the tissue macrophages begin their life as blood monocyte, which are immature cells while still in the blood and have little ability to fight infectious agent as dead time. थोड़ी बहुत फाइट कर सकते हैं. However, once they enter the tissue, they begin to swell, sometime increasing their diameter as much as 5 folds. ये पहले टिश्यू में जाते ही स्वेल हो जाते हैं और 60 to 80 माइक्रोमीटर्स तक स्वेल हो जाते हैं, 5 folds तक. A size that can barely be seen with the naked eye. ये आँख से भी देखे जा सकते हैं. These cells are now called macrophages. इनको macrophage कहेंगे. They are extremely capable of combating disease agent in the tissue. White blood cell enter the tissue spaces by diapedesis. Diapedesis monocytes टिश्यू में आते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ये मैंने बता दिया. WBCs जो है इंटर द टिश्यू स्पेसिस बाय डायापेसिस. डायापेसिस मतलब द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट स्क्वीज होके मतलब कैपिलरीज के गैप से निकल के टिश्यू में इंटर होते हैं. एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज के बीच से निकल के टिश्यूज़ में इंटर होते हैं.
और ये गेप बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनको स्क्वीज़ होना पड़ता है। एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ ये जैसे इसमें से ये देखिए ये स्क्वीज़ होके बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को डायपेडेसिस कहेंगे, बाहर निकलने के प्रोसेस को। Neutrophils and monocytes can squeeze through the pores of the blood capillaries by diapesis. That is, even though a pore is much smaller than a cell, and a portion of the cell slides through the pore at a time. The portion sliding through is momentarily constructed to the size of the pore. यही बात लिखी हुई है कि इसके बाहर निकलने के प्रोसेस को डायपेसिस कहते हैं, डायपेडेसिस कहते हैं। वो WBCs मूव थ्रू टिश्यू स्पेसिस बाय amoeboid movement. Both neutrophils and macrophages can move through the tissues by amoeboid movement. Some cells move, ये इनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, 40 माइक्रोमीटर पर मिनट इनकी वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस इज ग्रेट एज देयर ऑन लेंथ ईच मिनट, मतलब अपनी लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस ये हर मिनट में वो कवर करते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू मूव करते हैं, इन गैप से टेढ़े मेढ़े होके निकलते हैं और इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। WBCs आर अट्रैक्टेड टू इन्फ्लाम टिश्यू एरियाज बाय कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस वो मूवमेंट है जो केमिकल सिग्नल की वजह से हो। Many different chemical substances in the tissues cause both neutrophil and macrophages to move through the source of the chemical. This phenomena is called chemotaxis. मतलब ये सेल्स टिश्यूज़ में इसलिए आते हैं क्योंकि टिश्यूज़ में कोई इन्वेडर आ चुका है और उसकी फ़ाइट चल रही है टिश्यू में। तो हमारे बॉडी के सेल्स से तो WBCs को बुलाया जाता है, केमिकल रिलीज़ होता है। वो केमिकल्स 3 तरह के हो सकते हैं। When a tissues become inflamed, at least a dozen different products that can cause chemotaxis towards inflamed area are formed. They include some bacterial और viral toxins हो सकते हैं वो केमिकल सिग्नल, या डिजनरेटिव प्रोडक्ट ऑफ द इन्फ्लेम्ड टिश्यू देमसेल्फ हो सकते हैं। मतलब इन्वेडर आया है, ज़ाहिर सी बात है उसने टिश्यू को डैमेज किया होगा तो वो हो सकता है। सर्वेल रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड इन इन्फ्लेम्ड टिश्यू। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि चैप्टर 34 में डिस्कस किया जाएगा। सर्वेल रिएक्शंस प्रोडक्ट काज बाय प्लाज्मा क्लॉटिंग इन द इन्फ्लेम्ड एरिया। इन्फ्लेम्ड एरिया में जो प्लाज्मा क्लॉटिंग होती है वो भी हो सकता है कीमोटैक्टिक। Chemotaxis depends on the concentration gradient of chemotactic substance. The concentration is greatest near the source. कोई कीमोटैक्टिक मटेरियल 100 मतलब माइक्रोमीटर दूर है तो भी वो WBCs से कोई 100 माइक्रोमीटर दूर है तो उसे भी खींचने की ताकत रखता है, और वो WBC 40 माइक्रोमीटर पर मिनट स्पीड से जल्दी आ जाएगा इनके पास। उसको भी 100 माइक्रोमीटर दूर वाले को भी खींचने की एबिलिटी रखते हैं। विच डायरेक्ट द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द white cells. Chemotaxis is effective up to 100 micrometer away from an inflamed tissue. Therefore, because almost no tissue area is more than 50 micrometer away from the capillary, इसने दूर होते भी नहीं है। The chemotactic signal can easily move hordes of WBCs the capillary into the inflamed area. अब पढ़ते हैं फेगोसाइटोसिस, मतलब माइक्रोब को खाना। एंडोसाइटोसिस के थ्रू माइक्रोब को खाना। मेजर फंक्शन ऑफ बोथ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस का है फेगोसाइटोसिस। ये दोनों फेगोसाइटोसिस करते हैं, विच मीन सेलुलर इंजेक्शन ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट्स। इंजेस्ट करना, एंडोसाइटोसिस करना। फेगोसाइटोसिस मस्ट बी सिलेक्टिव ऑफ द मटेरियल डेट इज फेगोसाइटोस्ड। मतलब फेगोसाइटोसिस सिलेक्टिव होनी चाहिए, वरना सेल की नॉर्मल जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी फेगोसाइटोसाइज्ड हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ इन्वेडर को फेगोसाइटोसिस करनी है इन्वेडर की, तो सिलेक्टिव होनी चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल सेल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी माइट बी इंजेस्टेड। वाइदर फेगोसाइटोसिस विल अकर
डिपेंड्स स्पेशली ऑन 3 सिलेक्टिव प्रोसीजर्स। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, वरना नेचुरल सब्सटेंसेस भी वो हो जाते, इंजेस्ट हो जाते। पहला, नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी सरफेसेस स्मूथ होती हैं, जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस नहीं हो सकती। पहला है स्मूथ मेम्ब्रेन, स्मूथ सरफेसेस की वजह से नहीं हो सकती। बट इफ़ क्योंकि उनकी जो इन्वेडर्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी रफ सरफेस होती है। सेकंड, मोस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑफ द बॉडी हैज़ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट। दूसरा, इन पे प्रोटीन कोट होता है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होता है, जिसकी वजह से इनकी इंजेक्शन नहीं हो सकती। कन्वर्सली, मोर डेड टिश्यूज एंड फॉरेन पार्टिकल हैव नो प्रोटीन कोट विच मेक्स देम सब्जेक्ट टू फेगोसाइटोसिस, जबकि इन्वेडर या माइक्रो प्रोटीन कोट नहीं होता। तीसरा है, इम्यून सिस्टम जो है इन पे एंटीबॉडीज़ लगा देता है, इन पे एंटीबॉडीज़ लगी होती हैं, सराउंड्स develop antibodies against infectious agents such as bacteria. The antibodies then adhere the bacterial membrane. ये एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया के वो सराउंड कर जाएंगी एंड देयर बाय मेक द बैक्टीरिया स्पेशली susceptible to phagocytosis. To do this, the antibody molecule also combine with C3. ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, तो इसकी अराउंड एंटीबॉडीज़ लग जाएंगी सारी, और इसके अराउंड C3 लग जाएगा, जो कि जाके ये सेल है इस पे जाके अटैच होगा C3, और सेल को पता चल जाएगा कि ये एक माइक्रोब है। ऑफ द कॉम्प्लीमेंट cascade, which is an additional part of the immune system discussed in the next chapter. The C3 molecule in turn attached to the receptor, जाके सेल C3 जाके सेल के रिसेप्टर को अटैच होगा on the phagocyte membrane, thus initiating phagocytosis, जिसकी वजह से phagocytosis होगी. The selection and phagocytosis process is called opsonization. ये ऑप्सोनाइजेशन वो है, मतलब एंटीबॉडीज़ लग गई जिसकी वजह से वो जो है फेगोसाइट है वो इसको इन्वेडर को पहचान लेता है, इसको ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं. फेगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स. द न्यूट्रोफिल इंटर इन द टिश्यू आर ऑलरेडी मेच्योर सेल्स. ये मेच्योर होके इंटर होते हैं. डेट कैन इमीडिएटली बिगिन फेगोसाइटोसिस, जो कि आते ही फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं. ऑन अप्रोचिंग अ पार्टिकल टू द फेगोसाइटोसाइज्ड, द न्यूट्रोफिल फर्स्ट अटैचेज इटसेल्फ टू द पार्टिकल्स के साथ अटैच करते हैं एंड देन प्रोजेक्ट सीडोपोडिया इन द, मतलब ये एक सेल है न्यूट्रोफिल सेल है, ये जाके अटैच होगा, ये यहाँ पे सीडोपोडिया निकालेगा और यहाँ से वो कर देगा और ये अंदर आ जाएगा इन्वेडर माइक्रोब. डायग्राम दी होनी चाहिए, नहीं है डायग्राम. तो ये अंदर इसको ले लेगा और ये मेम्ब्रेन के साथ आ जाएगा, मतलब इस पर एक मेम्ब्रेन भी आ जाएगी इसके साथ. तो इसे हम कहेंगे, इसे नाम देते हैं फेगोलाइसोसोम, नहीं इसे फेगोसोम नाम देते हैं. और इस पे फेगोसोम के साथ वो अटैच होता है लाइसोसोम, तो इसे फेगोलाइसोसोम नाम देते हैं. ये प्रोसेस मैं अभी समझाती हूँ. तो पहले माइक्रोब को इंजेस्ट कर लेगा सेल. माइक्रोब के अराउंड एक मेम्ब्रेन आ जाती है, इसे पूरे स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फेगोसोम. अब इस फेगोसोम जो बना है इस पे लाइसोसोम एक्शन करता है. अब इसे नाम देंगे फेगोलाइसोसोम्स. तो इस फेगोसोम प्लस लाइसोसोम को नाम देते हैं फेगोलाइसोसोम. अब इसमें अंदर माइक्रोब डाइजेस्ट हो जाता है, इसके अंदर माइक्रोब जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट माइक्रोबियल डिब्रीज जो होती हैं उसे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से निकाल दिया जाता है बाहर. ये वेस्ट भी कीमोटैटिक सिग्नल बन सकता है, ये बाहर निकल के ये कीमोटैटिक सिग्नल के थ्रू फिर WBCs आएंगे और बाकी जो अगर सेल में दूसरे कोई माइक्रोब्स हैं उन्हें भी वो डाइजेस्ट कर लेंगे. फेगोसाइटोसिस सिलेक्टिव होती है, ये मैं बता चुकी हूँ.
ये in around the particle the pseudopodia meet another by the opposite side and fuse. pseudopodia एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे और ये माइक्रोब अंदर आ जाएगा. This create an enclosed chamber that contain the phagocytosized particle. Then the chamber invagination to the insider of the cytoplasmic cavity and breaks away from the outer cell membrane to form a free floating phagocytic vesicle also called phagosome. phagosome बन जाता है inside the cytoplasm. Single neutrophil can usually phagocytized कर सकता है 3 to 20 बैक्टीरिया. एक न्यूट्रोफिल अपनी पूरी ज़िंदगी में ये फेगोसाइटोसिस इनकी कर सकता है बिफोर द न्यूट्रोफिल itself become inactivated and dies. Phagocytosis by macrophages. Macrophages are the end stage product of monocyte that enter the tissue from the liver. मैक्रोफेजेस वो होते हैं, पहले ये मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड में, ये जैसे ही टिश्यू में एंटर होते हैं ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एंड स्टेज प्रोडक्ट है मोनोसाइट का. व्हेन एक्टिवेटेड बाय इम्यून सिस्टम दे आर मच मोर पावरफुल फेगोसाइट देन न्यूट्रोफिल बिकॉज ये बहुत टाइम बाद एक्टिवेट हो रहे हैं. बहुत वो पहले मोनोसाइट होते हैं फिर मैक्रोफेजेस बनते हैं. तो ये बहुत पावरफुल फेगोसाइट्स करते हैं न्यूट्रोफिल से, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं. ऑफ्टन कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोजाइन एज मैनी एज 100 बैक्टीरिया. अपनी पूरी लाइफ में मरने से पहले ये 100 बैक्टीरिया फेगोसाइट कर सकते हैं. दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू इनकल्फ मच लार्जर पार्टिकल्स को भी इनकल्फ कर सकते हैं, जैसे कि होल रेड ब्लड सेल और ओकेजनली मलेरियल पैरासाइट्स को भी ये इनकल्फ कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रोफिल ये लार्ज पार्टिकल्स को नहीं कर सकता. वेयर एज न्यूट्रोफिल आर नॉट कैपेबल ऑफ नहीं कर सकता मच लार्जर देन बैक्टीरिया. आल्सो आफ्टर डाइजेस्टिंग पार्टिकल माइक्रोफेजेस कैन extrude the residual product and often survives and function for the more months. ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है मैक्रोफेजेस की बनिस्बत न्यूट्रोफिल से. वंस phagocytized, most particles are digested by intracellular enzymes. When a foreign particle has been phagocytized, lysosomes and other cytoplasmic granules in the neutrophils and macrophages immediately come in contact with the phagocytic vesicles and at their membrane fuse, thereby dumping many digestive enzyme. लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज हो जाता है एंड बैक्टेरिसाइडल एजेंट्स इनटू द वेसिकल्स. पैरोक्सोसोम या लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम या बैक्टेरिसाइडल एजेंट्स इसमें मतलब डंप करते हैं. थस द फेगोसाइटिक वेसिकल्स नाउ बिकम डाइजेस्टिव वेसिकल बन जाता है एंड डाइजेशन ऑफ द phagocytized particle begin immediately. Both neutrophil and macrophages contain in abundance lysosome filled with proteolytic enzymes specially geared for digesting bacteria and other foreign protein matter. ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस में बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन करवाते हैं. द लाइसोसोम ऑफ मैक्रोफेजेस आल्सो कंटेन. मैक्रोफेजेस जो होते हैं क्योंकि वो लार्ज पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं जैसे कि आरबीसीज या मलेरियल पैरासाइट्स, तो इसमें लाइपेजेस होते हैं जो कि थिक लिपिड मेम्ब्रेन को, जो बैक्टीरियाज की कुछ बैक्टीरियाज की थिक मेम्ब्रेन होती है लिपिड, उसको डाइजेस्ट करते हैं. जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस एक बैक्टीरिया है जिसकी थिक लिपिड मेम्ब्रेन है. बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस कैन किल बैक्टीरिया. In addition to the digestion of ingested bacteria in phagosomes, neutrophil and macrophages contain bactericidal agents. मतलब इसमें इन दोनों में जो होते हैं दो तरह के वो होते हैं, एक लाइसोसोम एंड दूसरा पैरोक्सोसोम. लाइसोसोम डाइजेशन करवाता है, लाइसोसोम जो है डाइजेशन करवाता है
और पेरोक्सोसोम किल करता है बैक्टीरिया को। इन दोनों में यही फ़र्क है। डेट किल मोस्ट बैक्टीरिया इवन व्हेन द लाइसोसोमल एंजाइम फेल टू digest them. This is especially important because some bacteria have protective coats or other factors that prevent their destruction by digestive enzyme. Much of the killing effect result from several powerful oxidizing इस peroxisome में होते हैं oxidizing agent formed by the enzyme in the membrane of phagosome or by the special granule called peroxisome. These oxidizing agents include quantities of superoxide, hydrogen peroxide, hydrous oxide ion, all of which are lethal to most bacteria, even in small quantities. Also, one of the lysosomal enzyme myeloperoxidase catalyzes the reaction between hydrogen peroxide and chloride ion to form hypochlorite, which is exceedingly bactericidal. Some bacteria, notable the tuberculosis bacillus, have coats that are resistant to lysosomal digestion. इसको लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस पर एक प्रोटेक्टिव कोट लगा होता है जिसको ये डाइजेस्ट कभी नहीं कर सकता। एंड आल्सो सीक्रेट सब्सटेंस दैट पार्शियली रेजिस्ट द किलिंग इफेक्ट, और ये ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे पेरोक्सोसोम इसको किल भी नहीं कर सकता। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के दोनों इसका कुछ नहीं कर सकते। दीज बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी क्रोनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, और ये दोनों इसका कुछ नहीं कर सकते तो बीमारी होगी ज़रूर। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस सेल सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ये दो नाम है एक ही चीज़ के। We describe the macrophages mainly as mobile cells. They are capable of wandering through the cells. मैक्रोफेजेस में ये टिश्यूज़ में वीक्स टू मंथ रह सकते हैं। ये टिश्यूज़ में आके किसी जगह पे अटैच हो जाते हैं और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये यहाँ से हट के फिर से मोबाइल हो जाते हैं, तो इसे नाम दिया जाता है मोनोसाइट मैक्रोफेजेस सेल सिस्टम। However, after entering the tissues and becoming macrophages, another large portion of monocyte become attached to the tissues and remain attached for months or even years until they are called on to perform a specific local protective function. They have the same capabilities as the mobile macrophages to phagocytize large quantities of bacteria, viruses, necrotic tissues and other foreign particles in the tissue, and when appropriately stimulus they can break away from their attachment से अलग होके and once again become mobile macrophages that responds to chemotaxis and all the other stimulus related to inflammatory process. ये पे आके अटैच हो जाते हैं, यही बात की गई है कि और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ से अटैचमेंट अपनी ब्रेक करके उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। थस द बॉडी हैज़ वाइड स्प्रेड मोनोसाइट मैक्रोफेजेस सिस्टम इन virtually all tissues areas. The total combination of monocyte, mobile macrophages, fixed tissue macrophages and few specialized endothelial cells in the bone marrow, spleen and lymph node is called reticuloendothelial system. ये दोनों एक ही मतलब एक ही चीज़ के दोनों synonyms है। However, almost all these cells originate from monocytic stem cells से ये originate होते हैं। Therefore, the reticuloendothelial system is almost synonymous with the monocyte macrophage system. Because the term reticuloendothelial system is much better known in medical literature than the term monocyte macrophage system. It should be remembered it's a generalized phagocytic system located in all tissues, especially in those tissues areas where large quantity of particle toxins and other unwanted substances won't be destroyed. Tissue macrophages in the skin and subcutaneous tissues, histiocytes, मतलब WBC ज़्यादातर उन ऑर्गन्स में या जगहों पे होते हैं जहाँ पे वो मतलब
जहाँ पे माइक्रोब्स फॉरेन पार्टिकल आने के ज़्यादा वो चांसेस होते हैं। जैसे कि स्किन के अंदर, स्किन पे वैसे तो स्किन प्रोटेक्टिव लेयर है, उस पर इन्फेक्शन नहीं हो सकता, मगर स्किन कहीं पे कट आ जाता है, कहीं से ब्रेक हो जाती है तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। अल्थ्रो द स्किन इज़ मेनली impregnable to infectious agents, this is no longer true when the skin is broken। जब broken हो जाती है तो infection हो सकता है। when infection begin in subcutaneous tissue and local inflammation ensues, local tissue macrophages can divide in C2 and form still more macrophages, then they perform the usual function of attacking and destroying the infectious agent। जो यहाँ पे स्किन के अंदर जो WBCs होते हैं उन्हें हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। मतलब जो मैक्रोफेजेस स्किन के अंदर होते हैं जो कि इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को किल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हिस्टियोसाइट्स। स्किन वाले मैक्रोफेजेस को हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। मैक्रोफेजेस इन द लिम्फ नोड, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हिस्टोसाइट से स्केप कर जाते हैं। यहाँ पे तो मैक्रोफेजेस हैं वो उन्हें किल कर देते हैं, मगर कुछ बैक्टीरिया यहाँ से स्केप कर जाते हैं। ये बैक्टीरिया लिम्फेटिक्स में जाते हैं, मतलब कैपलरी में बैक्टीरिया, यहाँ पे कैपलरी हैं, लिम्फेटिक्स हैं, तो कैपलरी में तो बैक्टीरिया इंटर नहीं हो सकता, इसीलिए कि वो लिम्फेटिक्स में इंटर हो जाते हैं, एफरेंट लिम्फेटिक में इंटर हो जाते हैं और वहाँ से लिम्फ नोड पे चले जाते हैं। ऐसे लिम्फ नोड में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं लिम्फेटिक में, इसलिए आते हैं बिकॉज कैपलरीज में तो बैक्टीरिया इंटर नहीं हो सकते, इफरेंट से लिम्फ से निकल के वीनस सिस्टम में इंटर हो जाते हैं बैक्टीरिया। तो हमें जो बैक्टीरिया किल करना है ये इफरेंट लिम्फेटिक है, तो हमें जो किल करना है इस लिम्फ में उन्हें किल करना है ताकि वो वीनस ब्लड की तरफ ना जाए। अगर वो ब्लड की तरफ चले गए तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में वो फैल जाएंगे, और जो चीज़ें लिम्फ्स के थ्रू वीन में चली जाती हैं वो पूरे सिस्टम में फैल जाती हैं। इसलिए लिम्फ नोड में जगह जगह मैक्रोफेजेस होते हैं। कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ तो उसे ख़त्म करें। लिम्फ में साइनसेस होते हैं। लिम्फ नोड में नोडल मेड्यूलरी साइनसेस में मैक्रोफेजेस लगे होते हैं। एसेंशियली नो पर्टिकुलर मैटर डेट एंटर्स द टिश्यू सच एज बैक्टीरिया कैन बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड। वो कैपिलरी मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते बैक्टीरिया। इंस्टीड इफ द पार्टिकल आर नॉट डिस्ट्रॉयड लोकली इन द टिश्यूज दे एंटर द लिम्फ एंड फ्लो इन द लिम्फ नोड लोकेटेड इंटरमिटेंटली along the course of the lymph flow. The foreign particles are then trapped in these nodes in the meshwork of sinuses lined by tissues macrophages। ये जो नोडल मेड्यूलरी साइनसेस है ये लाइंड होती है टिश्यू मैक्रोफेजेस से। General organization of lymph node showing lymph entering through the lymph node capsule by the way efferent lymphatic के थ्रू इंटर होते हैं, then flowing in the nodal medullary sinuses and then finally passing on the halus and into efferent lymphatics that eventually empty the venous blood। large जैसे यहाँ पे एफरेंट लिम्फेटिक से कोई बैक्टीरिया इंटर हुआ, यहाँ पे लिम्फ है, ये साइनसेस हैं, ये लिम्फ इन मेडुलरी साइनसेस, और यहाँ पे इफरेंट से निकल जाता है और वीनस ब्लड में चला जाता है ये लिम्फ। large numbers of macrophages lined by lymph sinuses, if any particle enter the sinuses by the way of lymph, the macrophages phagocytize them and prevent general dissemination throughout the body। यहाँ पे किल कर दिए जाते हैं जो स्किन से बच के आ जाते हैं। अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस इन द लंग्स, मतलब हाँ एयर के ज़रिए बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लंग में आ जाते हैं, तो लंग्स में भी मैक्रोफेजेस का होना ज़रूरी है। एनदर रूट बाय विच इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म फ्रीक्वेंटली इंटर द बॉडी इज थ्रू द लंग्स। लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन इंटीग्रल पोर्शन ऑफ अल्व्यूलर वाल्स, और जो मैक्रोफेजेस लंग्स में होते हैं उन्हें अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कहा जाता है। पहले जो मैक्रोफेजेस स्किन में थे उन्हें हिस्टियोसाइट्स कहा गया था,
और इनको अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, ये नाम याद रखने। दे कैन फेगोसाइटाइज पार्टिकल डेट बिकम इंट्रेप्ड इन द अल्व्यूलाई, में जो फंस जाते हैं उन्हें फेगोसाइटाइज कर लेता है। इफ द पार्टिकल आर डाइजेस्टेबल देन मैक्रोफेजेस आल्सो डाइजेस्ट देम एंड रिलीज द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट इनटू द लिम्फ। इफ़ द पार्टिकल नॉट डाइजेस्टेबल अगर नहीं होता तो ये उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बना देता है, जांट सेल बना देता है, कैप्सूल अराउंड द पार्टिकल अंटिल सच टाइम इफ एवर इट डेट इट कैन स्लोली डिजॉल्व। सच कैप्सूल आर फ्रीक्वेंटली फॉर्म अराउंड, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस इसको नहीं किल कर सकता तो इसके अराउंड एक कैप्सूल बना देता है ग्यांट सेल। सिलिका डस्ट पार्टिकल एंड इवन कार्बन पार्टिकल्स। मैक्रोफेजेस कुप्फर सेल्स इन द लिवर साइनसॉइड, जो लिवर में मैक्रोफेजेस होते हैं उन्हें कुप्फर सेल्स कहा जाता है। स्टिल अनदर रूट बाय विच बैक्टीरिया इन्वेड द बॉडी इज थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। खाने के जरिए हज़ारों बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चीज़ें एब्जॉर्ब की जाती हैं वो लिवर के पास भेजी जाती हैं, लिवर के पास भेजी जाती हैं। तो लिवर में मैक्रोफेजेस होना ज़रूरी है कि जो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब हुए हैं उनको किल कर सकें। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम इंजेस्टेड फूड कंटिन्यूस पास थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द पोर्टल ब्लड, मतलब एब्जॉर्ब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हुई हैं जो चीज़ें। बिकम दिस ब्लड इंटर द जर्नल सर्कुलेशन इज पासिस थ्रू द लिवर साइनोसॉइड विच आर लाइंड विद द टिश्यू मैक्रोफेजेस कॉल्ड कुप्फर सेल्स से लाइंड होता है। दीज सेल्स सच एज इफेक्टिव particulate filtration system that almost none of the bacteria from the gastrointestinal tract passing from the portal blood into the general systematic circulation, इन्हें यहीं पे मारा जाता है ताकि सर्कुलेशन में इंटर ना हो। Indeed, motion pictures of phagocytosis by Kupffer cells have demonstrated phagocytosis by a single bacterium in less than 1/100 of the second. मैक्रोफेजेस ऑफ द स्प्लीन एंड बोन मेरो, इन सब से भी अगर कोई बच के आ गया बैक्टीरिया, जाहिर सी बात है 100% तो ये किल नहीं करते हैं, 100% एफिशिएंसी नहीं है इनकी, तो इनसे भी कोई बच के आ गया तो स्प्लीन या बोन मेरो में भी मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं जो उस बैक्टीरिया को मार सकें। इफ़ एन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म सक्सीड इन एंटरिंग द जनरल सर्कुलेशन देयर आर अदर लाइन्स ऑफ डिफेंस by the tissue macrophages system, especially by macrophages of the spleen and bone marrow। में जो macrophages होते हैं, both these tissue macrophages become entrapped by the reticular meshwork of the two organ, and when foreign particle come in contact with these macrophages they are phagocytosized। The spleen is similar to lymph node जैसी होती है except the blood, डेड ब्लड इंस्टीड ऑफ लिम्फ। स्प्लीन में लिम्फ नोड में लिम्फ होता है और स्प्लीन में ब्लड होता है, यही इनमें फ़र्क होता है। फ्लो थ्रू द टिश्यू स्पेसेस ऑफ द स्प्लीन। A small peripheral segment of the spleen tissue node that a small artery penetrates from the splenic capsule into the splenic pulp and terminates in small capillaries. The capillaries are highly porous, allowing whole blood to pass out of the capillaries in cord of red pulp. The blood then gradually squeezes through the trabecular meshwork of these cords and eventually return to the circulation through the endothelial wall of the venous sinuses. तो कुछ बैक्टीरिया जो बच के आ गए उन्हें बोन मेरो में और स्प्लीन में किल किया जाता है। और स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं करते, मतलब ओल्ड आरपीसीज जो कि होते हैं, ओल्ड मतलब जिनके 120 डेज़ पूरे हो चुके हैं, वो 120 डेज़ की ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उन्हें भी डाइजेस्ट करते हैं ये स्प्लीन के मैक्रोफेजेस। स्प्लीन में टेराबिक्यूलाई ऑफ स्प्लीनिक रेड पल्प में मैक्रोफेजेस लगे होते हैं। ये The terabiculi of the red pulp are lined with the vast number of macrophages in the venous
sinuses are also lined with macrophages. ये इस पे blind होते हैं. This peculiar passage of blood through the cords of the red pulp provides an exceptional means of phagocytizing unwanted debris in the blood, including especially old and abnormal RBCs. उनको भी kill करता है. रोल ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. अगर किसी भी वजह से कोई टिश्यू इंजरी होती है, बैक्टीरिया, ट्रोमा, केमिकल हीट और एनी अदर फिनोमेना की वजह से, तो मल्टीपल सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं उस इंजर्ड टिश्यू से और उसके दूसरे आसपास के टिश्यू में चेंजेस आती हैं. इसे कहते हैं हम इन्फ्लामेशन. सपोज़ एक टिश्यू है, यहाँ पे एक टिश्यू है, वहाँ बैक्टीरिया आके कुछ केमिकल्स रिलीज़ कर रहा है, तो टिश्यू में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी. एंड सेल जवाब में कुछ चीज़ें वो सेल्स रिलीज़ करेंगे जिसकी वजह से इम्यून सेल्स ट्रेवल करके यहाँ आएंगे. ये जो सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो रहा है इसे कहते हैं इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन होने के कुछ वेन टिश्यू इंजरी अकर्स वाइदर caused by bacteria, trauma, chemical heat or any other phenomena. Multiple substances are released by the injured tissue में से multiple substances release होंगे and cause dramatic secondary changes in the surrounding uninjured tissues. सामने वाले tissues में changes आएंगी. The entire complex of टिश्यू चेंजेस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन कुछ स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स में होती है, फर्स्ट स्टेप में उस ब्लड वेसल की वेजोडाइलेशन होगी, मतलब और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा ताकि इम्यून सेल ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आ सकें. वेजोडाइलेशन ऑफ द लोकल ब्लड वेसल विथ कॉन्सिक्वेंट एक्सेस लोकल ब्लड फ्लो, ताकि ब्लड के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा WBCs आ सके. दूसरा स्टेप में कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर दी जाती है ताकि चीज़ें, मतलब इम्यून सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज से टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र करें. परमिएबिलिटी मतलब सेल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज़ किया जाता है. इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज अलोइंग लीकेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस टिश्यू में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सकें, इम्यून सेल्स आ सके. और तीसरा है, सपोज़ एक टिश्यू है जहाँ इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा है, बैक्टीरिया एंड सेल्स में से केमिकल निकल रहे हैं, तो बॉडी इस पूरे एरिया को बंद कर देती है. बॉडी इस एरिया के अराउंड एक फ्लूइड की क्लॉट बना देती है बाय मेकिंग फिब्रोजन क्लॉट. ब्लड में फिब्रोजन होता है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर होता है फिब्रोजन, तो बॉडी फिब्रोजन क्लॉट बना देती है. और इससे ये फ़ायदा होता है कि इस एरिया में जितने भी केमिकल्स हैं वो पूरी बॉडी में, वो यहाँ से लीक नहीं होंगे और पूरी बॉडी में नहीं फैलेंगे, इसी जगह पे रहेंगे. Often clotting of the fluid in the interstitial spaces because of increased amount of fibrogen and other protein leaking from the capillary. एंड फोर्थ है, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स एंड मोनोसाइट, माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड मोनोसाइट्स इनटू द टिश्यू. एंड फिफ्थ स्टेप इज स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू. ये इन्फ्लेमेशन के वो हैं, स्टेप्स हैं. पहले वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, फिर कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी, फिर उसके अराउंड जो इफेक्टेड एरिया है उसके अराउंड एक क्लॉट बन जाएगा फ्लूइड का. फिर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ग्रेन्यूल्स, मोनोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स मतलब न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल और बेजोफिल, तो इन मोनोसाइट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएंगे और इसकी स्वेलिंग हो जाएगी. Some of the many tissue product that cause these reaction are histamine, bradykinin, serotonin, prostaglandin, several different reaction product of the complement system. ये सब इन्फ्लेमेशन के काज होते हैं. Reaction product of the blood clotting system and multiple substances called lymphokines that are released by sensitized T cells, part of the immune system. Several of these substances strongly activate the macrophage system, and within a few hours the macrophages begin to devour the destroyed tissue. But at times the macrophages also further injure the still living
टिश्यू कुछ टिश्यू प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये रिएक्शन होते हैं, जैसे कि ये सब मैंने बताया, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये रिएक्शन होते हैं। वेलिंग ऑफ नहीं, कुछ सब्सटेंसेस मैक्रोफेज सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ घंटों में मैक्रोफेज टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैक्रोफेजेस आके इनको किल करते हैं, इन्वेडर्स को, फिर ये उस टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, वंस द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज टू वॉल ऑफ द एरिया ऑफ इंजरी फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यूज़। मतलब ये जो मैंने बताया कि फिब्रोनोजिन एक क्लॉट बना देता है फ्लूइड का, इसे हम कहते हैं वॉलिंग ऑफ इफेक्ट। मतलब इस एरिया को बंद कर देना ताकि कोई चीज़ बाहर ना जाए, केमिकल्स बाहर ना जाए। द टिश्यू स्पेसेस एंड लिम्फेटिक्स इन द इन्फ्लेम्ड एरिया आर ब्लॉक्ड बाय फिब्रोनोजिन क्लॉट so that after a while fluid barely flows through the spaces. This walling off process delays the spread of bacteria or toxic products. इसकी वजह से वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स फैलते नहीं हैं। जितनी ज़्यादा टिश्यू इंजरी होगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस भी उतना ही इंटेंस होगा। फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस इज यूजुअली प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज़्यादा मतलब टिश्यू इंजरी जितनी ज़्यादा खतरनाक होगी उतना इन्फ्लेमेशन उतनी ज़्यादा इंटेंस होगी। फॉर इंस्टेंट इसका फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकाई एक बैक्टीरिया है कि टिश्यू में इन्वेड होगा और बहुत खतरनाक लेथल किस्म की टॉक्सिन, मतलब डेंजरस किस्म की टॉक्सिन सेल में रिलीज़ करता है। आल्सो रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन भी बहुत इंटेंस होती है, वॉलिंग ऑफ इफेक्ट भी बहुत इंटेंस हो जाता है। एंड वॉलिंग ऑफ फिनोमिना की वजह से इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंड रहता है। ये ज़्यादा टॉक्सिक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से बॉडी रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंटेंस देगी, जिसकी वजह से ये जो क्लॉट बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से ये केमिकल्स बाहर नहीं जा पाएंगे। इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंड हो जाता है और आसानी से फैलता नहीं है। इन्वेट स्टेफाइलोकोकस इन्वेट टिश्यू, दे रिलीज एक्सट्रीमली लीथल cellular toxin. In the result, inflammation develop rapidly, indeed much more rapidly than the staphylococcus themselves can multiply and spread. Therefore, local staphylococcal infection is characteristically walled off rapidly and prevented from spreading through the body. ये ज़्यादा आसानी से स्प्रेड नहीं होता। इसके बाद निस्बत दूसरा एग्जाम्पल दिया है स्ट्रेप्टोकोकस। इन कंट्रास्ट डू नॉट काज सच। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो एक मतलब एनदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इनका टॉक्सिक प्रोडक्ट इतना डेंजरस नहीं होता है, इसका टॉक्सिक प्रोडक्ट तो बॉडी भी इतना इंटेंस रिएक्शन नहीं देती, वॉलिंग ऑफ इफेक्ट भी इतना रैपिडली नहीं होता। तो अगर वॉलिंग ऑफ इफेक्ट रैपिडली नहीं होगा तो बॉडी में जल्दी ये स्प्रेड हो जाएगा और डेथ काज कर सकता है। Do not such intense local tissue destruction. Therefore, the walling off process develops slowly over many hours, while many streptococcus produce and migrate. As a result, streptococcus often have a far greater tendency to spread through the body and cause death than do staphylococcus. Even though staphylococcus are far more destructive to the tissues. मतलब इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया जितना टॉक्सिक होगा उसका वॉलिंग ऑफ इफेक्ट उतना बॉडी इंटेंस करेगी, रैपिडली करेगी और वो एक जगह पे बाउंड हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी स्प्रेड नहीं करेगा। और जो बैक्टीरिया जितना कम वो टॉक्सिन होगा, जिसके केमिकल्स कम टॉक्सिन होंगे, वो उसका बॉडी बहुत स्लोली वॉलिंग ऑफ इफेक्ट करेगी और वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो ज़्यादा डेंजरस ये होता है, ये वाला ज़्यादा डेंजरस है जो बॉडी में फैल रहा है। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल रेस्पॉन्सेज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। लाइन ऑफ डिफेंसेस यहाँ पे पढ़ेंगे हम। टिश्यू मैक्रोफेजेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट
इन्फेक्शन, टिश्यू मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेशन के बाद विद इन मिनट्स ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं जो टिश्यूज़ में होते हैं, बिकॉज ये मेच्योर मैक्रोफेजेस होते हैं, ये पहले ही घंटे में फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं। इनका नंबर ज़्यादा नहीं होता मगर ये लाइफ सेविंग होते हैं। मैक्रोफेजेस साइज में भी ये इंक्रीज़ करते हैं। विद इन मिनट्स आफ्टर इन्फ्लेमेशन बिगिनस द मैक्रोफेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टिश्यू, आइदर हिस्टियोसाइट्स जो हमने पहले पढ़े थे इन द subcutaneous tissues, alveolar macrophages in the lung, microglia macrophages in the brain, or authors immediately begins their phagocytic action. वो जल्दी से फेगोसाइटोसिस शुरू कर देते हैं when activated by the product of infection and inflammation. The first effect is rapid enlargement of each of these cells. ये साइज में इंक्रीज कर जाते हैं. नेक्स्ट, मेनी ऑफ द प्रीवियस सीसाइल मैक्रोफेजेस, मतलब जो टिश्यू के साथ अटैच थे वो मैक्रोफेजेस वहाँ से ब्रेक होते हैं, लूज देयर अटैचमेंट एंड बिकम मोबाइल, फॉर्मिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ये यहाँ से अटैचमेंट से अलग हो जाते हैं और ये मोबाइल हो जाते हैं ताकि फेगोसाइटोसिस कर सकें. इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट और सो. The number of these early mobilized macrophages often are not great but are life saving. इसका नंबर इतना ज़्यादा नहीं होता मगर ये लाइफ सेविंग होते हैं. न्यूट्रोफिल इन्वेजन of the inflamed area is a second line of defense. विद इन 1 आवर न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेम्ड एरिया तक आ जाते हैं और इनकी इन्वेजन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज की वजह से होती है, लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1 एंड दूसरे केमिकल प्रोडक्ट्स जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू से निकलते हैं उनकी वजह से ये जल्दी से आ जाते हैं टिश्यू की तरफ. न्यूट्रोफिल पे भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं एंड ब्लड वेसल्स की यहाँ पे नहीं दी हुई डायग्राम. विद इन द फर्स्ट और so after inflammation begin, large number of neutrophils begins to invade the inflamed area from the blood. This is caused by inflammatory cytokinases, जैसे कि ये मैंने बताया ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 and other biochemical products produced by the inflamed tissue that initiate the reaction. ये जैसे है यहाँ पे इस पे न्यूट्रोफिल पे भी एक प्रोटीन लगी होती है और ब्लड वेसल पे भी, ये न्यूट्रोफिल की प्रोटीन, ये ब्लड वेसल पे भी एक प्रोटीन लगी होती है. तो न्यूट्रोफिल अटैच हो जाता है वॉल के साथ, इस ब्लड वेसल की वॉल के साथ. ये एंडोथेलियल सेल्स हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं रोलिंग. इस अटैचमेंट के प्रोसेस को कहते हैं रोलिंग. और इसके बाद न्यूट्रोफिल एंडोथेलियल सेल्स के बीच में से ऐसे निकलता है. डायापेडेसिस जो हमने पहले पढ़ा था, स्क्वीज होके निकलता है, इसे डायापेडेसिस कहते हैं. अब आ जाता है ये टिश्यू में और अपना एक्शन शुरू कर देता है. अब ये टिश्यू में आ गया, अब ये अपना एक्शन शुरू कर देगा. द काज इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ अडहेशन मॉलिक्यूल सच एज सिलेक्टिन्स एंड intracellular adhesion molecule on the surface of endothelial cells पे ये प्रोटीन लगी होती हैं in the capillaries and venules. These adhesion molecules reacting with complementary integrin molecule on the neutrophil cause the neutrophil to stick to the capillary and venule walls. ये attach हो जाते हैं in the inflamed area. This called the migration. This effect is called the migration. They also cause the intracellular attachment between the endothelial cells of the capillaries and small venule to loosen, allowing opening large from the जिसकी वजह से ये स्क्वीज होके निकल जाते हैं. डायापेडेसिस डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू स्पेसेस. जिसे मैंने रोलिंग इफेक्ट बताया था वो है माइग्रेशन. इसमें माइग्रेशन लिखा हुआ है. They cause chemotaxis of the neutrophil toward the injured tissue. Thus, within several hours after tissue damage begins, the area become well supplied with neutrophils. ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल आ जाते हैं. Because the blood neutrophil are already mature cells. ये पहले से ही ब्लड में मेच्योर हो चुके होते हैं, इसलिए आते ही अपना वो काम शुरू कर देते हैं.
स्केवेंजर फंक्शन फॉर किलिंग बैक्टीरिया एंड रिमूविंग फॉरेन मैटर, ये आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। अक्यूट इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड, न्यूट्रोफिलिया। कुछ ही घंटों में आफ्टर द ऑनसेट ऑफ अक्यूट सिवियर इन्फ्लेमेशन द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इन द ब्लड समटाइम इंक्रीजेज 4 to 5 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि 4000 to 5000 से ये इंक्रीज हो जाता है 15,000 to 25,000 न्यूक्रोफिल्स पर माइक्रोलीटर। इसे न्यूक्रोफिल के नंबर को इंक्रीज होने के इफेक्ट वो प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया, which means an increase in the number of neutrophils in the blood. Neutrophilia is caused by the product of inflammation. Inflammation के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वजह से न्यूट्रोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। That enter the blood stream are transported to the bone marrow and they act on the stored इसके प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की वजह से बोन मेरो में जो न्यूट्रोफिल्स स्टोर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं of the marrow to mobilize these into circulating blood में आते हैं। This make even more neutrophils available in the inflamed tissue area, और stored neutrophil भी निकल के इस inflamed area तक आ जाते हैं। Second, macrophages invasion into the inflamed tissue is the third line of defense. Along with the invasion of neutrophils, monocyte from the blood enters the inflamed tissue and enlarge to become macrophages. जो blood में monocyte होते हैं, मतलब जो कि वो टिश्यू में आके मैक्रोफेजेस बनते हैं ना, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ में आ जाते हैं ताकि मैक्रोफेजेस बने। हाउएवर द नंबर ऑफ मोनोसाइट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड इज़ लो, आल्सो द स्टोरेज पूल ऑफ मोनोसाइट इन द बोन मेरो इज़ मच लेस देन द न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स कम होते हैं ब्लड में और बोन मेरो में, therefore the buildup of macrophages in the inflamed tissue area is much lower than that of neutrophils. इसीलिए मैक्रोफेजेस कम होते हैं इन्फ्लेम्ड एरिया में और न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। रिक्वायर्ड सर्वेल इज टू बिकम इफेक्टिव, क्योंकि जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको बहुत ब्लड में ये मेच्योर नहीं होते, टिश्यू में आके फिर मेच्योर होते हैं, तो इनको बहुत दिन लगते हैं इफेक्टिव बनने में। फर्दर मोर इवन आफ्टर इन्वेडिंग द इन्फ्लेम्ड टिश्यू मोनोसाइट्स आर स्टिल इमेच्योर, सेल में आने के बाद भी इमेच्योर होते हैं, जो कि 8 घंटों और कुछ इससे भी ज़्यादा के बाद स्वेल टू मच ग्रेटर इनकी साइज़ बढ़ती है एंड डेवलप ट्रेमेंडियस क्वांटिटी ऑफ लाइजोसोम इसमें आ जाते हैं। ओनली देन डू दे अक्वायर द फुल कैपेसिटी ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। फिर टिश्यू मैक्रोफेजेस मतलब बहुत घंटों बाद बनते हैं और फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं। येट आफ्टर सर्वेल डेज टू सर्वेल वीक्स द मैक्रोफेजेस फाइनली कम to dominate the phagocytic cells of the inflamed area because of greatly increased bone marrow production of new monocytes. एज बोन ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसाइट्स बनाती है ताकि वो ब्लड में आए फिर टिश्यू में आए। एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट मैक्रोफेजेस कैन फेगोसाइटाइज फॉर मोर बैक्टीरिया अबाउट 5 times एज मैनी। और एक मैक्रोफेज जैसे कि मैंने पहले बताया था 100 मतलब बैक्टीरिया फेगोसाइटाइज कर सकता है और एक न्यूट्रोफिल 2 to 30 कर सकता है। एंड फॉर लार्जर पार्टिकल्स भी ये फेगोसाइटोसिस कर सकता है, इंक्लूडिंग मेनी न्यूट्रोफिल्स देम सेल्फ एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू। एंड देन कैन न्यूट्रोफिल्स ये नहीं कर सकते लार्ज पार्टिकल्स को फेगोसाइटाइज। Play an important role in initiating the development of antibodies. Increased production of granulocyte and monocyte by the bone marrow is the 4th line of defense. मेरो ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और 3 to 4 days में ये लगते हैं सेल्स को कि ये बोन मेरो से बाहर मतलब 3 to 4 सेल्स में ये बनते हैं और बोन से मेरो से बाहर जाते हैं। जबकि इन्फ्लेम्ड टिश्यू से सिग्नल्स आते हैं रहेंगे, जब तक इन्फ्लेम्ड टिश्यू से सिग्नल आते रहेंगे बोन मेरो इनकी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा। द 4th line of defense is greatly increased production of both granulocyte and monocyte. ग्रेनुलोसाइट क्या है?
neutrophils in the bone marrow. This results from stimulation of the granulocytic and monocytic progenitor cells of the marrow. However, it takes 3 to 4 days before newly formed granulocyte and monocyte reach the stage, मतलब इतने काबिल 3 to 4 days में इतने काबिल बनते हैं कि बोन मेरो से बाहर जा सकें. इफ़ द स्टिमुलस फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड टिश्यू कंटिन्यूज, द बोन मेरो कैन कंटिन्यू प्रोड्यूस दिस सेल्स in tremendous quantity for the month and even year, sometime at the rate of 20 to 50 times normal. मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी टिश्यूज़ में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. एंड सेकंड है ब्लड से न्यूट्रोफिल्स जाएंगे. एंड थर्ड है जो ब्लड के मोनोसाइट्स होते हैं वो जाके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं टिश्यू में जाके. और फोर्थ है प्रोडक्शन न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट की बढ़ जाती है बोन मेरो में. इंक्रीज इन बोन मेरो. तो ये इसकी लाइन ऑफ डिफेंसेस थी. फीडबैक कंट्रोल ऑफ मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल रेस्पॉन्सेस. Although more than 24 factors have been implicated in control of the macrophages' responses to inflammation, 5 of these are believed to play dominant role. They are tumor necrosis factor, interleukin-1, granulocyte monocyte colony stimulating factor, granulocyte colony stimulating factor, monocyte colony stimulating factor. These factors are formed by activate macrophages cell in the inflamed tissue. ये factors activate होते हैं जो macrophages होते हैं inflamed tissue में उनसे in smaller quantity by other inflamed tissue cells. The cause of the increased production of granulocyte and monocyte by the bone marrow is mainly by the 3 colony stimulating factor. जो ये फोर्थ डिफेंस लाइन ऑफ डिफेंस में प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी वो 3 कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर की वजह से होती है, जो कि पहला है ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. बोथ ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है. दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड तीसरा है मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर स्टिमुलेट ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ये मैंने बताया था interleukin-1 and colony stimulating factors provide a powerful feedback mechanism that begin with tissue inflammation and proceed to formation of large numbers of defensive WBCs that help remove the cause of inflammation. Formation of pus. WBCs and foreign invaders की लड़ाई के बाद पस फॉर्मेशन हो जाएगी. मतलब ये जो प्रोसेस सारा हो जाएगा उसके बाद पस फॉर्मेशन होगी. पस में डेड फॉरेन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे when neutrophils and macrophages engulf large number of bacteria and necrotic tissue, essentially all the neutrophils and many if not most of the macrophages eventually die. जिसके बाद लड़ाई के बाद सब मर जाएंगे. After several days a cavity is often excavated in the inflamed tissue if contain varying portions of necrotic tissue. Dead neutrophils में इसमें varying portion of necrotic tissue, dead neutrophil plus dead macrophages and tissue fluid होगा पस में. This mixture is commonly known as pus. After the infection has been suppressed, the dead cells and necrotic tissue in the pus gradually autolyse over a period of days, and the end product are eventually absorbed into the surrounding tissue and lymph until most of the evidence of tissue damage is gone. अब डिस्कस करते हैं सेल्स WBCs एक एक करके. यूजिनोफिल्स.
यूजिनोफिल्स 2.3 आई थिंक % होते हैं ब्लड में। दो कंडीशंस में यूजिनोफिल्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज होगा और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन में। यूजिनोफिल्स जाके पैरासाइट के साथ अटैच होते हैं और उन्हें किल कर देते हैं, और जब ये पैरासाइट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो 3 चीज़ें रिलीज होती हैं। ये है यूजिनोफिल, ये है एक पैरासाइट। ये जब जुड़ जाएंगे तो 3 चीज़ें रिलीज होंगी, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब लाइसोसोम, और दूसरा हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मतलब पेरोक्सोसोम, और तीसरा है मेजर बेसिक प्रोटीन्स। और एलर्जिक रिएक्शन में यूजिनोफिल्स प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ लोकल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। एलर्जिक रिएक्शन में मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स रिलीज होते हैं। ये तो पता होगा कि वो एलर्जिक रिएक्शन में मास्ट सेल्स जो होते हैं एंड बेसोफिल सेल्स रिलीज होते हैं, वो यूजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करवाते हैं। ये दोनों मिलके यूजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज करवाएंगे, और वो फैक्टर अपनी तरफ यूजिनोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह से यूजिनोफिल्स भागते भागते यहाँ आ जाते हैं। एलर्जिक साइट पे आते ही इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स की डिटॉक्सिफिकेशन करवाएंगे और एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फेगोसाइटोसिस कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यूजोफिल्स नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट 2% ऑफ ऑल द ब्लड ल्यूकोसाइट्स। 2% होता है ये। यूजिनोफिल्स आर वीक फेगोसाइट्स, वीक होते हैं। दे exhibit chemotaxis, but in comparison with the neutrophils, it is doubtful that the eosinophils are significant in protecting against the usual type of infection. ये weak होते हैं neutrophils से बहुत ज़्यादा। Eosinophils, however, are often produced in large number in the people with parasitic infection. They migrate in large number into tissue diseases by parasites. ये पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में वो होते हैं, रिलीज होते हैं। अल्थरो मोस्ट पैरासाइट्स आर टू लार्ज टू बी फेगोसाइटाइज्ड बाय यूजिनोफिल्स और एनी अदर फेगोसाइटिक सेल. यूजिनोफिल अटैच themselves to the parasite by a special surface molecule and release substances that kill many of the parasites. रिलीज करता है सब्सटेंस जिस लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मतलब पेरोक्सोसोम और मेजर बेसिक प्रोटीन रिलीज करता है, जो कि बहुत सारे पैरासाइट्स को किल करते हैं. फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन इज schistosomiasis, a parasitic infection found in as many as 1/3 of the population of some developing countries in Asia, Africa, South America. The parasite can invade any part of the body, किसी भी पार्ट में जा सकता है. यूजिनोफिल attach themselves to the juvenile forms of the parasite and kill many of them. They do so in several ways: by releasing hydrolytic enzyme from their granules which are modified lysosomes, और दूसरा probably by also releasing highly reactive form of oxygen that are especially lethal to parasites. dangerous होते हैं parasite के लिए. ये peroxosome है, reactive form of oxygen. by releasing from the granules highly larvicidal polypeptide called major basic protein रिलीज करता है. In few areas of the world another parasitic disease is called eosinophilia causes eosinophilia is मतलब increased number of eosinophils. Trichinosis, the result from the invasion of the body muscles by the Trichinella parasite, pockworm जिसको कहते हैं, आफ्टर अ पर्सन ईट्स अंडरकुक्ड infested pork. Eosinophil also have a special propensity to collect in tissues in which allergic reactions occurs, such as in the
peribronchial tissues of the lungs in people with asthma and in the skin after allergic reaction. This is caused at least partly by the fact that many mast cells and basophil participate in allergic reaction. द मास्ट सेल्स एंड बेसिलोफिल रिलीज इन, जो कि मैंने बताया कि ये मास्ट सेल और बेजोफिल रिलीज करते हैं यूजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर डेट काज यूजिनोफिल माइग्रेट करके आते हैं टुवर्ड्स इन्फ्लेम्ड एलर्जिक टिश्यू. द यूजिनोफिल आर बिलीव टू डिटॉक्सिफाई सम ऑफ द इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करते हैं रिलीज बाय द मास्ट सेल एंड basophil and probably also to phagocytize and destroy allergen antibody complexes, thus preventing excess spread of local inflammatory process. ये सारे एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट करते हैं इन सबको और ये बोन मेरो में जाके मोनोसाइट ग्रेनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन इंक्रीज करवाते हैं. द बेजोफिल इन द बेजोफिल्स सेल्स होते हैं और बेजोफिल इनके अंदर होते हैं केमिकल मीडिएटर्स. अगर रिलीज हो जाएं तो इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं और ये केमिकल मीडिएटर्स हैं, इनके नाम मैं बता रही हूँ थोड़ी देर में. फंक्शंस ये बेजोफिल इंक्रीज होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में. कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा तो बेजोफिल की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी. The basophil in the circulating blood are similar to the large tissue mast cells located immediately outside many of the capillaries in the body. Both mast cells and basophils liberate heparin into the blood, a substance that can prevent blood coagulation. The mast cell and basophils also release histamine as well as smaller quantity of beta-dykinine, serotonin. ये सारी चीज़ें ये रिलीज़ करते हैं. पहला तो हेपरिन, histamine, beta-dykinine and serotonin. It is mainly the mast cell and inflamed tissue that release these substances during inflammation. The mast cell and basophil play an important role in some types of allergic reaction because the type of antibody that causes allergic reactions, the immunoglobulin E type, has a special propensity to become attached to mast cell and basophils. Then when the specific antigen for the specific immunoglobulin E antibody subsequently react with the antibody, the resulting attachment of antigen to antibody causes the mast cell and basophil to rupture and release large quantity of histamine, beta-dykinine and serotonin, heparin, slow reacting substances, anaphylaxin and number of lysosomal enzymes. These causes local vascular tissue reaction that cause many if not most of the allergic manifestation. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. ये मास्ट सेल्स और वो जो है ना बेजोफिल्स, इनके अंदर बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स भरे हुए होते हैं जैसे कि हिस्टामाइन, बेटा-डाइकिनिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, हेपरिन, सेरोटोनिन, जो कि ये है ना ये कहाँ गया, हिस्टामाइन, बेटा-डाइकिनिन एंड ये स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, ये तीनों जो है ना ये वेजो डायलेशन करवाते हैं एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं. लंग्स में ब्रोंकाई होती हैं तो उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं. ल्यूको मतलब ये जो है ना स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ, कहाँ गया, ये स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस ये वो करवाते हैं, क्या कहते हैं,
कीमोटैक्सिस भी करवाते हैं। हेपरिन और जो सेरोटोनिन का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। कोई एलर्जन या फॉरेन बॉडी बाहर से आई है तो उसको बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, कोई फॉरेन बॉडी फॉर एग्जांपल बाहर से आई तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो इसको खा जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे खुद प्लाज्मा सेल में, और ये प्लाज्मा सेल अब बना देगा, ये अब एंटीबॉडीज़ बना देगा। ये जिसने ये एंटीबॉडी बनाई, ये एंटीबॉडी बनाई, तो ये एंटीबॉडीज़ बना देगा। अब ये यहीं पे ये बात ख़त्म हो गई। अब ये जो एलर्जन आए थे वो यहीं पे ख़त्म हो गए। अगर ऐसे ही एलर्जन दोबारा बॉडी में आएंगे तो सेकंड एक्सपोजर ऑफ एलर्जन अगर होगा तो एलर्जन सीधा इन एंटीबॉडीज़ पे ये जो है ये एंटीबॉडीज़ इसने बनाई ये मास्ट सेल और बेजोफिल्स पे लग जाएंगी। अब अगर सेकंड एक्सपोजर हुआ इन्हीं एलर्जेंस का तो वो एलर्जन यहाँ पे आके एंटीबॉडीज़ पे लग जाएंगे और बेजोफिल और मास्ट सेल्स पे लग जाएंगे। जैसे ही लगेगा तो इनमें से इनकी वॉल रप्चर होगी और इसमें जो मैंने बताया था केमिकल मीडिएटर्स हैं वो इसमें से रिलीज़ होंगे और अपना फंक्शन करेंगे। ये वॉल रप्चर होगी और ये निकल के अपना फंक्शन करेंगे। ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया मतलब ल्यूको मतलब WBCs, पीनिया मतलब डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ WBCs डिक्रीज हो जाए, WBCs की प्रोडक्शन होती है बोन मेरो में, एंड बोन मेरो डैमेज हुआ है तभी प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है WBCs की। तो बोन मेरो दो तरह की चीज़ों से डैमेज होता है, एक रेडिएशन से डैमेज हो सकता है और दूसरा ड्रग्स से। इन दो चीज़ों से वो बोन मेरो डैमेज हो सकता है। रेडिएशन में आ जाते हैं एक्सरे, तो गामा रेज, और ड्रग्स में जो हैं वो आ सकते हैं बेंजीन, एथराकीन, न्यूक्लियाई, क्लोरोमफेनिकल, ये सारी ड्रग्स आ सकती हैं इसमें। यहाँ पे अ क्लिनिकल कंडीशन नोन एज ल्यूकोपीनिया इन विच द बोन मेरो प्रोड्यूसेस अ few white blood cells occasionally occurs. This leaves the body unprotected against many bacteria and other agents that might invade the tissue. इसकी वजह से बैक्टीरिया से हमें बचाने वाला नहीं होते। WBCs बैक्टीरिया से बचाते हैं, वो ही कम हो जाएंगे तो बैक्टीरिया से कौन बचाएगा। नॉर्मली द ह्यूमन बॉडी लिव्स इन सिम्बायोसिस, ये मैं पहले समझा देती हूँ। अगर इम्यूनिटी मतलब WBCs डिक्रीज़ हो गए हैं तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो फिर हमारी बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स के अंदर, हर बॉडी के जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ बैक्टीरियाज पड़े होते हैं, कुछ फॉरेन ऑर्गेनिज्म पड़े होते हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग में ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि ये सिर्फ जो बैक्टीरिया पड़े होते हैं ये हमें फ़ायदा देते हैं। अगर ये हमें नुकसान देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनको उसी वक्त खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। इसीलिए ये सिर्फ हमें फ़ायदा देते हैं कुछ। तो इन बैक्टीरियाज को कहा जाता है नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। ये सुकून से पड़े होते हैं और वो काम करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। मगर जब WBCs डिक्रीज़ हो जाएंगे, इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो गई, वीक हो गई इम्यूनिटी, तो ये नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो हैं वो बॉडी पे अटैक कर देंगे और विदिन 2 days ये जो है अपरटोनिस्टिक इन्फेक्शन काज कर देंगे और लेस देन अ वीक में इंसान की डेथ हो सकती है। इतना डेंजरस है। इन सिम्बायोसिस विथ मैनी बैक्टीरियाज मतलब फ़ायदा जो दे रहे होते हैं, बिकॉज ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। द माउथ ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन वेरियस कीटल pneumococcal and streptococcal bacteria, and these some bacteria are present to a lesser extent in the entire respiratory tract. तो हर जगह पे bacteria present है। The distal gastrointestinal tract is especially loaded with colon bacilli. Furthermore,
One can always find bacteria on the surfaces of eye, urethra and vagina. यहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं. Any decrease in the number of WBCs immediately allow invasion of adjacent tissues by bacteria that are already present. ये बैक्टीरिया जो पहले से ही प्रेजेंट है वो अटैक करना शुरू कर देंगे, बाहर से किसी के आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. विद इन 2 days आफ्टर द बोन मेरो स्टॉप प्रोडक्शन WBCs, अल्सर में appear in the mouth and colon, or the person might develop some form of severe respiratory infections हो जाएंगे. within 2 days bacteria form the ulcer, rapidly invade surrounding tissues and the blood. Without treatment, death often ensues in the less than a week after acute total leukopenia begins. Irradiation of the body by X-rays, gamma rays or exposure of drugs and chemical that contain benzene, anthracene nuclei is likely to cause एप्लेजिया ऑफ द बोन मेरो. बोन मेरो मतलब WBCs की प्रोडक्शन कम कर देगी. इंडीड सम कॉमन ड्रग्स सच एज, ये सारी ड्रग्स लिखी हुई हैं. इवन वेरियस बार्बिट्यूरेट, हाइपोनोटिक्स एंड वेरी रेयर ओकेजन काज ल्यूकोपीनिया, thus setting off the entire infection sequence of this malady. After moderate irradiation injury of the bone marrow, some stem cells, myeloblast and hemocytoblast may remain undestroyed in the marrow and are capable of regenerating the bone marrow, providing sufficient time is available. मतलब ये अगर ये सेल्स डैमेज नहीं हुए तो ये बोन मेरो को रीजनरेट करेंगे. अ पेशेंट प्रॉपरली ट्रीटेड विद ट्रांसफ्यूजन्स प्लस एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स टू ward off infection usually develop enough new bone marrow within weeks to month for the blood cells concentrations to return to normal. या ट्रीटमेंट में जो चीज़ें बोन मेरो को डैमेज कर रही हैं इन सब ड्रग्स से बचना, या फिर फाइनल इसका वो हल बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही है. ल्यूकीमियाज मतलब ब्लड कैंसर. WBCs cancer. Uncontrolled production of WBCs can cause by cancerous mutation of myelogenous or lymphogenous cells. This causes leukemia, which is usually characterized by greatly increased number of abnormal WBCs in the circulating blood. Types of leukemia. Leukemias are divided into 2 general type. Lymphocytic leukemias, ये T और B lymphocytes का ल्यूकीमिया होता है. माइलोजीनियस ल्यूकीमिया जो कि न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल और बेजोफिल का होता है. द लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज आर काज्ड बाय कैंसरस प्रोडक्शन ऑफ लिम्फॉइड सेल्स, यानी कि T और B लिम्फोसाइट्स यूजुअली बिगनिंग इन द लिम्फ नोड, जो कि लिम्फ नोड में बनते हैं. तो ये ल्यूकीमिया भी लिम्फ नोड में होता है. और अदर लिम्फोसाइटिक टिश्यूज एंड स्प्रेडिंग टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, अदर एरियाज में भी स्प्रेड होता है. द सेकंड टाइप ऑफ ल्यूकीमिया myelogenous leukemia begin by cancerous production of young myelogenous cells in the bone marrow, यानी कि neutrophils, eosinophils और basophils, and then spread throughout the body. ये bone marrow से start होता है और पूरी body में फैलता है. The body so that WBCs are produced in many extramedullary tissues, especially in the lymph node, spleen and the liver. इन 3 जगहों पे ज़्यादा फैलता है. In myelogenous leukemia, the cancerous process occasionally produces partial differentiated cells, resulting in what might be called neutrophilic leukemia, eosinophilic leukemia, basophilic leukemia or monocytic leukemia. More frequently, however, the leukemia cells are bizarre and undifferentiated and not identical to many of the normal WBCs. Usually the more undifferentiated the cell, the more acute is the leukemia.
जितने ज़्यादा अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे उतना ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होगा वो ल्यूकीमिया, और उसमें डेथ हो सकती है, ऑफ्टन लीडिंग टू डेथ विद इन अ फ्यू मंथ इट इफ़ अनट्रीटेड, अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया गया। विद सम ऑफ द मोर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स द प्रोसेस कैन बी क्रॉनिक, समटाइम्स डेवलपिंग स्लोली ओवर 10 to 20 years रह सकते हैं। ल्यूकेमिक सेल्स स्पेशली द वेरी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स आर यूजुअली non-functional for providing the normal protection against infection. Effects of leukemia in the body. The first effect of leukemia is metastatic growth of leukemic cells in abnormal areas of the body. Leukemic cells from the bone marrow may reproduce so greatly that they invade the surrounding bones, causing pain and eventually a tendency of bone fracture भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बोन बहुत ज़्यादा, इसमें WBCs इंक्रीज़ होते हैं मगर वो एबनॉर्मल WBCs होते हैं, जिसकी वजह से बोन में मतलब फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। लिथॉर्जी होती है, मतलब सुस्ती, ब्लीडिंग और बहुत सारी चीज़ें। ऑलमोस्ट द ल्यूकीमिया इवेंचुअली स्प्रेड टू द स्प्लीन, लिम्फ नोड और लिवर में ज़्यादा स्प्रेड होता है, एंड अदर वेस्कुलर रीजन्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वाइदर द ओरिजिन ऑफ ल्यूकीमिया इज़ इन द बोन मेरो और द लिम्फ नोड, भले जो भी ओरिजिन हो। कॉमन इफेक्ट ऑफ द ल्यूकीमिया आर द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन, सेवियर एनीमिया, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी काज बाय द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लैक ऑफ प्लेटलेट्स, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। दीज इफेक्ट, और ल्यूकीमिया में जबकि एबनॉर्मल WBCs बढ़ते हैं तो RBCs और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बोन मेरो में। These effects result mainly from displacement of the normal bone marrow and lymphoid cells by the non-functional leukemic cells. Finally, an important effect of leukemia on the body is excessive use of metabolic substrate by growing cancerous cells. The leukemic tissue reproduce new cells so rapidly that tremendous demands are made on the body reserves for foodstuffs, specific amino acid and vitamins. Consequently, the energy of the patient is greatly depleted, and excessive utilization of amino acid by the normal protein by the leukemic cell causes especially rapid deterioration of the normal protein tissues of the body. Thus, while the leukemic tissue grow होता है, other tissues become debilitated, मतलब बाकी वो कम हो जाते हैं। आफ्टर मेटाबॉलिक starvation has continues long enough, this long along is sufficient to cause death, जिसकी वजह से इसमें डेथ भी हो सकती है। ये मैंने बताया ना, WBCs नॉर्मल WBCs इंक्रीज़ होंगे और RBCs जो होंगे और प्लेटलेट्स बोन मेरो में डिक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। प्लेटलेट्स डिक्रीज़ होंगे तो ब्लीडिंग होगी। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको कुछ तो समझ आया होगा।